नमस्ते विद्यार्थियों। आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान और अति लघुत्वात्मक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से प्रथम प्रश्न के अंतर्गत है। आज का हमारा जो अध्याय है होप्स अध्याय से संबंधित है, यानी जो विचारक है होप्स इस अध्याय से संबंधित है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, होप्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता की अवधारणा क्या है? संप्रभुता जिसको हम कहते हैं सर्वोच्च शक्ति, यानी जिसके ऊपर कोई शक्ति नहीं होती, वो होती है संप्रभुता। तो होप्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता की अवधारणा क्या है, यानी होप्स ने संप्रभुता की अवधारणा किसे माना है, वो किसको कहता है संप्रभुता की अवधारणा? तो संप्रभुता से तात्पर्य है सर्वोच्च शक्ति। होप्स की संप्रभुता का प्रमुख आधार सामाजिक संविदा को माना जाता है। तो संप्रभुता से तात्पर्य होता है सर्वोच्च शक्ति, और होप्स की संप्रभुता का प्रमुख आधार, यानी होप्स ने संप्रभुता जो प्रमुख आधार माना है, जो प्रमुख बेस माना है, वो है सामाजिक संविदा। यानी संविदा का मतलब होता है समझौता, यानी सामाजिक समझौते को ही मानता है संप्रभुता का प्रमुख आधार। होप्स के अनुसार स्पष्ट या अस्पष्ट किसी भी रूप में हो, यानी चाहे संप्रभुता वो किसी भी रूप में हो, संविदा या अनुबंध से ही संप्रभुता प्राप्त होती है। कहने का मतलब है होप्स के अनुसार जो संप्रभुता का निर्माण हुआ है वो हुआ है समाज के लोगों का द्वारा आपस में किया गया समझौता या अनुबंध, और उसी अनुबंध के तहत संप्रभुता प्राप्त होती है। तो ये है संप्रभुता की अवधारणा होप्स के अनुसार। यानी सर्वोच्च शक्ति, संप्रभुता क्या सर्वोच्च शक्ति, और होप्स की संप्रभुता का जो प्रमुख आधार है वो सामाजिक संविदा को माना जाता है। होप्स के अनुसार स्पष्ट या अस्पष्ट किसी भी रूप में संविदा या अनुबंध से ही संप्रभुता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, होप्स प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी क्यों था? यानी होप्स ने जो प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है उसमें मनुष्य को उसने एकाकी बताया है कि मनुष्य बिल्कुल एकाकी था, समाज में मनुष्य में किसी प्रकार का सहयोग नहीं था। तो होप्स की जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें मनुष्य एकाकी क्यों था, यानी मनुष्य में अकेलापन क्यों था? तो प्राकृतिक अवस्था के मानव जीवन में जंगल के नियम का बोलबाला था, सामान्य दंड देने वाली शक्ति का अभाव था, निरंतर युद्ध तथा विश्वास की दशा विद्यमान थी। यहाँ पर अविश्वास है, तो निरंतर युद्ध तथा अविश्वास की दशा विद्यमान थी और व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव था। इस कारण मनुष्य एकाकी था। मनुष्य एकाकी क्यों था, यानी मनुष्य अकेला क्यों रहता था, समाज के साथ वो सहयोग के साथ क्यों नहीं रहता था? तो इसका प्रमुख कारण ये बताया होप्स ने कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उस समय, उसमें मानव जीवन में जंगल के नियम का बोला था, यानी कोई समाज में कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, बल्कि जंगल के नियम का बोल बालता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो सबसे अधिक जो ताकतवर था, शक्तिशाली था, उसका ही नियम चलता था। तो सामान्य दंड देने वाली कोई ऐसी शक्ति नहीं थी, शक्ति का अभाव था, और निरंतर युद्ध होता रहता था, और अविश्वास की दशा विद्यमान थी, और व्यक्तिगत संपत्ति का बिल्कुल अभाव था। इस कारण होप्स कहता है कि मनुष्य एकाकी था। अगला प्रश्न है, मानव स्वभाव पर होप्स के विचार अंकित कीजिए। यानी मानव स्वभाव के ऊपर होप्स क्या कहता है? तो मानव स्वभाव होप्स के अनुसार मनुष्य स्वार्थी, अहंकारी, सम्मान और संपत्ति की आकांक्षा में रत, प्रसन्नता की खोज में तत्पर रहने वाला है। यानी होप्स यह कहता है कि होप्स मानव के स्वभाव को बहुत ही निकृष्ट मानता है। वो कहता है कि मनुष्य में स्वार्थ है, वो कूट कूट के बराबर है, वो अहंकारी है, उसमें सम्मान और संपत्ति की आकांक्षा रखने वाला और प्रसन्नता की खोज में तत्पर रहने वाला है। मानव स्वभाव के विवेचन में होप्स ने वैज्ञानिक भौतिकवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया है कि मनुष्य ना वो केवल अपने लिए जीना चाहता है और अपने ही मान सम्मान व अपने अहंकार में जीना चाहता है, उसे समाज के अन्य लोगों की कोई परवाह नहीं होती। तो ये है मानव स्वभाव पर होप्स के विचार। अगला प्रश्न है, होप्स द्वारा बताई गई प्राकृतिक अवस्था की कोई दो विशेषताएं बताइए।
यानी होब्स ने जिस तरह से प्राकृतिक व्यवस्था का चित्रण किया है उसकी कोई दो विशेषताएं बताइए आप। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा से मुक्त मानव तथा मनुष्य में भय और प्रशंसा की लालसा। एक तो ये बात, प्रत्येक व्यक्ति का शत्रु होता था, यानी मनुष्य में सहयोग की भावना बिल्कुल नहीं थी और प्रत्येक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति का शत्रु होता था। तो ये दो प्रमुख विशेषताएं थी। यानी पहली तो बात है कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रतिष्ठा से युक्त मुक्त मानव तथा मनुष्य में भय और प्रशंसा की लालसा, यानी मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता था और दूसरे व्यक्ति से उसे कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति हो प्रत्येक व्यक्ति का शत्रु होता था। ये दो प्रमुख प्राकृतिक व्यवस्था की विशेषताएं। अगला प्रश्न है, होब्स के चिंतन पर प्रभाव डालने वाले दो परिस्थितियां क्या थी। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से मनुष्य जिस प्रकार के वातावरण में जीता है वो उसके दिमाग पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है, वो समाज को वैसे ही देखता है। तो होब्स के चिंतन पर प्रभाव डालने वाली दो परिस्थितियां क्या थी। तो एक तो ये थी, गृह युद्ध के कारण इंग्लैंड में अराजकता फैली हुई थी। यानी जिस समय, यानी होब्स के समय गृह युद्ध के कारण इंग्लैंड में अराजकता फैली हुई थी। यानी कहने मतलब कि इंग्लैंड में उस समय में गृह युद्ध की स्थिति थी और किसी प्रकार के कोई नियम नहीं थे। वैज्ञानिक क्रांति के कारण उसने अपने राजनीतिक चिंतन का आधार वैज्ञानिक भौतिकवादी पद्धति को अपनाया। ये दो प्रमुख परिस्थितियाँ थी जिन्होंने होब्स के चिंतन पर प्रभाव डाला। होब्स के मानव स्वभाव के कोई चार लक्षण बताइए। यानी होब्स ने मानव स्वभाव के क्या लक्षण बताए। तो होब्स ये कहता है कि मनुष्य में स्वार्थ की भावना, स्वार्थी था, झगड़ालू था, छली यानी दूसरे के साथ कपट करना और दम्भी यानी अहंकार, ये चार प्रमुख लक्षण है। यानी मनुष्य स्वार्थी, झगड़ालू, छली और दम्भी। होब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता की धारणा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी होब्स ने संप्रभुता की धारणा जो प्रतिपादित की है उसकी कोई प्रमुख दो विशेषताएं बताइए। तो एक तो होब्स के संप्रभुता में संप्रभुता समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है। कहने मतलब कि स्रोत से कौन है, संप्रभुता है, और बाकी जो कानून है वो संप्रभुता से ही प्राप्त होते हैं। और संप्रभुता है वो असीमित है। कहने मतलब कि संप्रभुता वो सर्वोच्च शक्ति है, उसकी शक्ति का उसकी कोई सीमा नहीं है। कहना कि जो संप्रभुता है वो असीमित है, यानी उसकी जो शक्ति है उसका हम आकलन नहीं कर सकते, ये मतलब है। अगला प्रश्न है, होब्स ने सामाजिक समझौते का क्या कारण प्रस्तुत किया है। भाई होब्स ये कहता है कि जो संप्रभुता है उसका जो प्रमुख आधार है वो है संविदा या अनुबंध। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि होब्स ये कहता है कि संप्रभुता का जो प्रमुख आधार है वो संविदा या अनुबंध को बताया है। तो होब्स ये कहता है कि सामाजिक समझौते का प्रमुख कारण क्या है, यानी समाज के लोगों ने सामाजिक समझौता वो क्यों किया, अनुबंध वो क्यों किया, उसका प्रमुख कारण क्या है। तो मनुष्य के विवेक ने प्राकृतिक अवस्था की अशांति और असुरक्षा से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को सामाजिक समझौते के लिए विवश भी किया है। तो मनुष्य के विवेक ने, यानी कहने मतलब कि प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत अशांति और असुरक्षा का इतना अधिक माहौल पैदा हुआ था कि उससे प्रत्येक व्यक्ति है वो छुटकारा पाना चाहता था, और छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को सामाजिक समझौते करने के लिए विवश होना पड़ा। अगला प्रश्न है, होब्स द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था के कोई चार लक्षण बताइए। तो मानव जीवन में जंगल के नियमों का बोल रहा था, और सामान्य दंड देने वाली कोई शक्ति नहीं थी, निरंतर युद्ध की स्थिति थी, और अविश्वास की दशा विद्यमान थी। तो ये चार प्रमुख लक्षण थे। पहली बात, जंगल के नियमों का बोलबाला, यानी कोई नियम नहीं थे। दूसरी बात, सामान्य दंड देने वाली शक्ति का अभाव था, यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या गलत काम करता है तो उसको दंड देने वाली कोई शक्ति नहीं थी। और निरंतर हमेशा युद्ध की स्थिति रहती थी, यानी मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, और सर्वत्र अविश्वास की दशा विद्यमान थी, यानी समाज में किसी के साथ किसी के ऊपर भी कोई विश्वास नहीं किया जा सकता था। तो ये थी उस टाइम की प्राकृतिक अवस्था। अगला प्रश्न है, होब्स की संप्रभुता की क्या विशेषताएं। यानी होब्स ने
जो संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो संप्रभुता समस्त कानूनों का स्रोत है। कहने का मतलब कि संप्रभुता स्रोत है और जो बाकी कानून है वो संप्रभुता से ही निकलते हैं। संप्रभुता की सत्ता निरंकुश है, यानी वो उसकी शक्ति को कोई दूसरी जो शक्ति है वो उसको चुनौती नहीं दे सकती। यह सर्वव्यापी है, यानी सर्वत्र विद्यमान है, और यह अपरिवर्तनीय व अनुत्तरदायी है। यानी संप्रभु जो शक्ति है उसमें बदलाव नहीं हो सकता, और जो संप्रभु शक्ति है वो किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है, यानी वो अनुत्तरदायी है। तो संप्रभुता समस्त कानूनों का स्रोत है, सांप्रदायिक शक्ति है वो निरंकुश है, यह सर्वव्यापी है और अपरिवर्तनीय व अनुत्तरदायी। अगला प्रश्न है, होब्स ने शासन व्यवस्था के कितने भेद बताए। तो होब्स ने शासन व्यवस्था के 3 भेद बताए हैं। एक है राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। ये 3 भेद हैं शासन तंत्र। अगला प्रश्न है, होब्स के विचारों की कोई 2 आलोचनाएं बताइए। तो एक तो मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा है होब्स की वो एकांगी है, यानी कहने का मतलब है कि मानव स्वभाव संबंधी जो चित्रण किया है होब्स ने वो एक पक्षी है, या हम उसको एकांगी कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि होब्स ये कहता है कि मानव स्वभाव है वो हमेशा स्वार्थी है, झगड़ालू है, वो निरंतर एक दूसरे से लड़ता झगड़ता रहता है, तो ये एक पक्षी है। तो हम ये कह नहीं सकते कि भाई मनुष्य स्वभाव केवल स्वार्थी या अहंकार युक्त होता है। मनुष्य में दया भावना और दूसरों को सह करने वाली जो भावना वो भी मनुष्य में होती है। तो कहने मतलब कि मानव स्वभाव में जो धारणा है वो एकांगी है, उसने केवल एक पक्ष को देखा है होब्स ने। दूसरी बात है, हम कह सकते हैं कि समझौता नितांत अतार्किक है, यानी जिस तरह से होब्स ने जो सामाजिक समझौते का वर्णन किया है वो भी अतार्किक है, यानी वो तर्कयुक्त नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछते हैं कि लेवियाथन जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, इसके लेखक कौन है। तो होब्स है, होब्स ने लेवियाथन पुस्तक लिखी थी। क्या होब्स व्यक्तिवादी था, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो होब्स के चिंतन का प्रमुख जो केंद्र है वो व्यक्ति था। होब्स की समस्त जो राजव्यवस्था है वो किसके लिए थी, व्यक्ति के लिए थी। तो हम कह सकते हैं कि होब्स के जो विचार थे उन विचारों में यदि हम प्रमुख रूप से देखा जाए या केंद्र बिंदु है तो वो कौन है, व्यक्ति है, क्योंकि चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति था। और होब्स की जो समस्त जो राजव्यवस्था है वो किसके लिए थी, वो व्यक्ति के लिए थी। तो ये थे आज की हमारी क्लास में परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में ये पढ़ाया गया टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।